गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। क्लास 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उसके आंसर देंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का यह पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर, इनमें से कौन मैटर है। और मैटर का डिफिनीशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैटर द सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस हैव मास एंड वी कैन फेल्ट बाई आवर 5 सेंस ऑर्गन्स। मैटर उसको कहते हैं जो स्पेस कवर करते हैं, जिसमें मास होता है और जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन से उसे फील कर सकते हैं। तो चलिए इसमें पता लगाया जाए मैटर कौन है। चेयर मैटर में आ जाएगा क्योंकि इसमें स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इसमें मास होता है और इसे हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं। एयर भी हो जाएगा मैटर। लव नहीं होगा, स्मेल नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई ना स्पेस होता है ना मास होता है, या न ही इससे हम अपने सेंस ऑर्गन से इसे फील कर सकते हैं। हेट भी नहीं आएगा। आलमंड्स आ जाएगा मैटर में क्योंकि स्पेस होता है, स्पेस को कवर कर देगा, मास होता है। थाट्स भी नहीं आएगा मैटर के अंतर्गत। थाट्स एक सोच है, न इसमें मास होता है और न ही ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। कोल्ड भी एक मैटर के अंदर नहीं आएगा। कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा मैटर में क्योंकि इसमें स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मास होता है। स्मेल ऑफ परफ्यूम से ये भी मैटर के अंतर्गत नहीं आएगा, तो इसे आप नोट्स कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, लिखा है कि गिव्स रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन के लिए आपको रीजन देना है। द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड्स रीचेज you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, जब कोई गर्म खाना रहता है या कोई फूड को जब बनाया जाता है, जब वो हीट के फॉर्म में रहता है तो उसकी जो स्मेल होती है काफ़ी दूर तक जाती है, काफ़ी दूर तक उसकी स्मेल पहुंच जाती है। लेकिन वही जब कोल्ड फूड होता है, ठंडा खाना, तो उसको स्मेल करने के लिए उसके काफ़ी क्लोज जाना पड़ता है, तब वो महकता है। ऐसा रीज़न क्या है, इसको रीज़न बताना है प्यारे बच्चों। तो इसके रीज़न को हम लोग लिख सकते हैं, दो तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेज सेवरल मीटर्स अवे as the particles of hot food have the more kinetic energy and hence the rate of diffusion is more than the particles of cold food। जो सीजनिंग फूड्स होता है, जो अभी काफ़ी अभी हीट होती है, हीट के फॉर्म में होती है, जो खाना बन रही होती है, वो काफ़ी दूर तक पहुंच जाती है क्योंकि वैसे फूड के जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड होती है एयर में, इसलिए इसका डिफ्यूजन रेट काफ़ी अधिक होता है, इसलिए काफ़ी दूर तक उसका स्मेल पहुंच जाता है। जबकि कोल्ड फूड होता है, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इसलिए उसके जब हम क्लोज जाते हैं तब उसकी थोड़ी सी स्मेल आती है। इसको एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ एक तो और तरीके से लिखा हूँ कि सिंस हॉट सीजनिंग फूड्स हैज हाइयर टेम्परेचर देन कोल्ड फूड। कोल्ड फूड की तुलना में जो सीजनिंग फूड होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, उसकी हाइयर टेम्परेचर होती है। एंड एट हाइयर टेम्परेचर डिफ्यूजन रेट यानी मूवमेंट, यानी जो भी पार्टिकल्स का डिफ्यूजन करने की जो रेट होती है, मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, इज़ वेरी फास्ट। तो कोई देखते हैं कि जब कोई खाना बन रहा होता है उसकी टेम्परेचर ज़्यादा रहती है तो काफ़ी दूर तक महकने लगती है क्योंकि उस पार्टिकल की डिफ्यूजन रेट या फिर उस पार्टिकल्स की टेम्परेचर या फिर उसकी मूवमेंट करने की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। ड्यू टू दिस स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेज अस फ्रॉम सेवरल मीटर अवे। इस कारण जो गर्म खाना होता है वो काफ़ी दूर तक पहुंच जाता है, उसकी महक। थर्ड क्वेश्चन से क्या है प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन को देखिएगा। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। यानी एक डाइवर है और वह स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है। वो बहुत ही ईजिली उस पानी को
कट करके और उसमें तैर लेता है। इसका रीज़न बताना है। तो इफ़ डाइवर हैज़ एबिलिटी टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल देन इट शो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए काइंड ऑफ फोर्स वर्किंग बिटवीन देम। तो जब कोई डाइवर्स स्विमिंग पूल में स्विमिंग करता है, तैरता है, तो वो वाटर को क्या करता है, वाटर को अपने हाथों से हटाता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन लूज होता है, कम होता है सॉलिड की कंपेयर में। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर रिमेन टूगेदर टिल सेम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो हम क्या करते हैं, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है उतनी एनर्जी लगाकर और हम वाटर मॉलिक्यूल्स को हटाकर और आगे तैर लेते हैं। प्यारे बच्चों, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए। जैसे आप लोग हैंड पंप देखे होंगे, हैंड पंप होता है, तो यहाँ से जब पानी गिरता है, ऐसे ऐसे पानी गिरता है, तो हम हाथ लगाते हैं तो ये पानी ऐसे हो जाता है, ऐसे बढ़ जाता है, जैसे यहाँ हाथ लगाते हैं। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो पार्टिकल्स के बीच में, जो जल के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उतना बल लगाते हैं तो ये दोनों पार्टिकल्स अलग हो जाता है। जैसे स्विमिंग पूल में डाइवर स्विमिंग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। यहाँ लिखा गया है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो जो भी मैटर्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स होती हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ न कुछ स्पेस होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। और मैटर के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम टू कीप देम टुगेदर। तो मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इस कारण वे एक दूसरे से बंधे भी होते हैं, थोड़ा सा मूव भी कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ये हम डिफिनीशन जानते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। इनको अरेंज करना है। यहाँ जो दिया गया है मटेरियल्स, इनको अरेंज करना है। किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है, इनके डेंसिटी को। आंसर देखिए प्यारे बच्चों, अरेंजिंग सब्सटेंस इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। एयर की डेंसिटी सबसे कम होती है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल्स की संख्या कम होती है। स्पेस इनके पार्टिकल्स में स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए इनका डेंसिटी सबसे कम होता है। उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। आप लोग देखे होंगे प्यारे बच्चों, चिमनियों से जो धुआं निकलता रहता है, एग्जॉस्ट, कुछ इम्प्योर गैसेज निकलती रहती है। इसकी तुलना में एयर की डेंसिटी कम होती है और इनकी डेंसिटी कुछ अधिक होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसकी तुलना में ये थोड़ा भारी होते हैं। इससे थोड़ा सा डेंसिटी कॉटन की अधिक होगी, रुई की प्यारे बच्चों, कॉटन की। और कॉटन की कंपेयर में वाटर की डेंसिटी अधिक होगी, और वाटर के कंपेयर में हनी, जो मधु होता है प्यारे बच्चों, हनी, उसकी डेंसिटी अधिक हो जाएगी। और हनी से अधिक डेंसिटी चॉक की हो जाएगी, और चाक से अधिक डेंसिटी आयरन की हो जाएगी, क्योंकि प्यारे बच्चों आयरन के यूनिट वॉल्यूम में इसके पार्टिकल्स की संख्या काफ़ी अधिक होती है, और ये मैटर की नेचर पर भी डिपेंड करती है। इसलिए इन सब में सबसे अधिक डेंसिटी जो होगी वो आयरन की होगी। अगला जो क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है कि ये दिया है टेबलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो ये मैटर जो है इनको कैरेक्टरिस्टिक्स कर देना है। सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑलरेडी पढ़े हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स आर रिजिड एंड अनकम्प्रेसिबल। जो होता है सॉलिड जो होते हैं इनके पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज होते हैं, रिजिड होते हैं और अनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। लिक्विड को नॉट रिजिड बट कैन बी कंप्रेस्ड टू लिमिटेड एक्सटेंट। तो लिक्विड के पार्टिकल्स को थोड़ा बहुत, ये रिजिड नहीं होते हैं लेकिन इनको थोड़ा बहुत इनको दबाया जा सकता है। गैस क्या होते हैं, पार्टिकल्स आर नॉट ऑल रिजिड एंड कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं
उनको काफ़ी हद तक दबाया जा सकता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है। तो पार्टिकल्स आर नॉट रिजिड, इनके पार्टिकल रिजिड नहीं होते हैं, एंड कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, और इसको आसानी से दबाया जा सकता है फोर्स लगाकर। दे पॉजेजेज ए डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड की डिफिनिट शेप और इसकी वॉल्यूम जो होती है वो डिफिनिट होती है। दे हैव ओनली ए डिफिनिट वॉल्यूम बट एक्वायर शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ड, तो इनकी जो होती है वॉल्यूम तो डिफिनिट होती है, लेकिन इनके शेप डिफिनिट नहीं होता है, क्योंकि जिस कंटेनर में रखते हैं उसी का शेप ले लेता है। जबकि गैस दे डू नॉट हैव डिफिनिट शेप ऑफ वॉल्यूम्स, है ना, दे डू नॉट हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, न इनका शेप निश्चित होता है न इनका वॉल्यूम निश्चित होता है। जितना स्पेस पाते हैं उतने स्पेस को कवर कर लेते हैं, क्योंकि इनके मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही निग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है। अगला, दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं करता है। दे कैन ईजली फ्लो फ्राम हायर टू लोअर लेवल्स, तो वाटर जो होता है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर फ्लो करता है। दे कैन फ्लो इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, और जो गैस होते हैं जितने पॉसिबल डायरेक्शन उसको मिलता है उतने ही डायरेक्शन में वो फ्लो करने लगता है। एग्जाम्पल में साल्ट जो है सॉलिड में होता है, शुगर, चाक, सिल्वर, ये सभी सॉलिड के एग्जाम्पल है। वाटर, अल्कोहल, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा, ये सभी लिक्विड के एग्जाम्पल्स हैं। एयर, सीएनजी, स्मोक्स, ये सभी गैस के एग्जाम्पल्स हैं। अगला प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, कमेंट लिखना है, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूडिटी और फीलिंग ए गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, इन सब पर हमें कमेंट करना है, कमेंट लिखना है। रिजिडिटी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है। टू मेंटेन इट्स शेप, जो शेप को मेंटेन रखती है। इवन इफ एक्सटर्नल फोर्स वर्क एंड द सॉलिड शो दिस प्रॉपर्टीज़, तो ये जो ऐसे सॉलिड जो पदार्थ होते हैं सॉलिड, उनको कंप्रेस किया जाता है, उनको दबाया जाता है, तो वो अपने शेप और साइज़ को मेंटेन रखता है, इसी को रिजिडिटी कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों ये जो हम पेन रखे हैं हाथ में, ये रिजिड है, चाक रिजिड है, कोई मेटल जो है जैसे सिल्वर है, आयरन है, स्टोन है, ब्रिक्स है, ये सभी रिजिड होते हैं। तो रिजिड का यहाँ डिफिनीशन लिखा गया है कि इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू मेंटेन इट्स शेप, अपने शेप को मेंटेन रखता है, बदलने का गुण नहीं रखता है। इवन इफ एक्सटर्नल फोर्स वर्क, अगर इस पर कोई हम बाहरी फोर्स लगाते हैं, द सॉलिड शो दिस प्रॉपर्टी, तो ये सॉलिड की इस प्रॉपर्टीज़ को हम रिजिडिटी कहते हैं, है ना। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबाव बनाना, यानी उस पर जो प्रेशर अप्लाई करना। इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अलाउ डिक्रीज इन वॉल्यूम, यानी किसी मैटर पर अगर हम प्रेशर लगाते हैं यानी दबाव बनाना चाहते हैं, तो दाब बढ़ाकर उसके वॉल्यूम को डिक्रीज किया जा सकता है। अंडर ए हाई प्रेशर एंड गैसेस शो दिस प्रॉपर्टी, तो गैस जो होते हैं इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, क्योंकि उस पर दबाव बढ़ाकर, प्रेशर बढ़ाकर उसके वॉल्यूम को कम किया जा सकता है। फ्लूडिटी, बहने का जिसे गुण कहा जाता है। इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू ईजिली फ्लो एंड अलाउ चेंज इट इन शेप अंडर द एक्सटर्नल फोर्स, एंड दिस प्रॉपर्टी इज एग्जिबिटेड बाय बोथ लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड और गैस की ये प्रॉपर्टीज है फ्लूडिटी, जो बहुत ही ईजिली फ्लो करता है ना, एंड अलाउ चेंज इन इट्स शेप, और इन पर प्रेशर लगाकर इनके शेप को चेंज किया जा सकता है, या प्रेशर हटाकर या प्रेशर लगाकर। अंडर एक्सटर्नल फोर्स, जो भी एक्सटर्नल फोर्स है, बाहरी जो फोर्स है उस पर अप्लाई करके और इनके शेप को चेंज किया जा सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज एग्जिबिटेड बाय लिक्विड एंड गैस, तो लिक्विड और गैस में फ्लूडिटी होती है, बहने का गुण होता है। फीलिंग ए गैस कंटेनर, है ना, आप एक गैस कंटेनर को कैसे फील करेंगे। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, तो गैस को बहुत ही इजीली हम कंप्रेस करते हैं, दबाव बनाकर उसे लिक्विफाइड कर सकते हैं, कम उसके प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, है ना। यानी गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, उस पर प्रेशर अप्लाई करके और उसको कंप्रेस किया जा सकता है इजीली। हैंस दे कैन बी फिल्ड विद ए वेसल्स, इसलिए हम, है ना, किसी वेसल में उसको फिल कर सकते हैं एट ए हाई प्रेशर को बढ़ाकर।
दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस अलाउ देयर कन्वीनियंट फिलिंग इनटू ए स्मॉल कंटेनर्स और सिलेंडर। तो इस कारण कह सकते हैं कि हम प्रेशर बढ़ाकर और उसको हम किसी भी स्मॉल कंटेनर में सुविधाजनक यानी कन्वीनियंट फिलिंग कर सकते हैं, सुविधाजनक के लिए फिल कर सकते हैं और किसी सिलेंडर में भर सकते हैं। एंड डेट आल्सो इन ए लार्ज वॉल्यूम, और ज़्यादा वॉल्यूम में, है ना, किसी हम कंटेनर में उसको भर सकते हैं प्रेशर बढ़ाकर। इट आल्सो अलाउ देयर इजी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे सीएनजी है। तो सीएनजी के बहुत ज़्यादा वॉल्यूम को किसी हम छोटे से वॉल्यूम में टैंक में ज़्यादा वॉल्यूम के सीएनजी को कंप्रेस करके उसको फिल किया जा सकता है और उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाया जा सकता है। शेप according to types of matter, shape differ depending upon the location of properties, like solid have a definite shape while liquid acquire shape and their container, and gaseous as such do not have any shape। फिर से देखिए प्यारे बच्चों, शेप को अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मैटर के टाइप पर डिपेंड करता है कि किसकी शेप कैसी होती है, डिफर करता है। जैसे डिपेंडिंग अपॉन लोकेशंस ऑफ पार्टिकल्स लाइक सॉलिड, अगर सॉलिड के पार्टिकल्स की लोकेशन को देखा जाए तो हैव ए डिफिनिट शेप, क्योंकि वो क्लोजली पैक होते हैं इसलिए उनका शेप डिफिनिट होता है। जबकि लिक्विड में शेप इनका निश्चित नहीं होता है, वो एक्वायर शेप ऑफ देयर कंटेनर, जिस कंटेनर में रखते हैं उसी का शेप ले लेता है। एंड गैसियस सच डोंट हैव एनी शेप, और गैसियस जो होते हैं उसका कोई शेप नहीं होता है, जिस कंटेनर में रखते हैं उसी का वो भी शेप ले लेगा। काइनेटिक एनर्जी के बारे में प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी देखिए, इट इज़ ए काइंड्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन ए ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज ए अंडर मोशन एंड द पार्टिकल्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट आर मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ ए काइंड ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक प्रकार की एनर्जी होती है प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, जो किसी वस्तु में प्रेजेंट होती है, व्हेन इट इज़ अंडर मोशंस एज द पार्टिकल्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट आर मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो ये इस प्रकार की जब एनर्जी रहेगा तो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जैसे गैस में, गैस के जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए वो कंटिन्यूसली कंटेनर में मूव करते रहते हैं। देयर फॉर मैटर हैज़ ए काइनेटिक एनर्जी, इस तरह कह सकते हैं कि मैटर में काइनेटिक एनर्जी है। हाउ एवर ग्रेटर इज़ द मोमेंट्स मोर विल बी काइनेटिक एनर्जी, अगर वो ज़्यादा गति कर रहा है, ज़्यादा मूव कर रहा है तो उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड वाइस वर्सा डेट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, लिक्विड में ज़्यादा होती है, और गैस में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं रैंडमली और फ्री और फास्ट मूव करते रहते हैं। डेंसिटी देखिए प्यारे बच्चों, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस मैटर इज नोन एज इट्स डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से भाग दे देंगे तो ये हमारी डेंसिटी मालूम चल जाएगी। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव द रीजन, रीजन देना है। ए गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ड, तो एक गैस को फिल कर रहे हैं किसी कम्प्लीटली वेसल्स में इन विच इट इज केप्ड, तो इसका रीजन बताना है। सिंस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस इज नेग्लिजिबल, तो हम जानते हैं कि गैस में, गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स होता है नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होते हैं। दैट इज एक्सट्रीमली लेस, हैंस पार्टिकल्स फ्रीली मूव और फ्लो इन ए ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। एज ए रिजल्ट गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, जिस वेसल में आप रखना चाहते हैं कम्प्लीटली उसको फिल करना चाहते हैं तो उसको उस पर प्रेशर लगाकर और पॉसिबल उसके अंदर कंटेनर में इसे हम फिल कर सकते हैं, कम्प्लीटली भर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके। अगला क्वेश्चन है, ए गैस एग्जर्ट प्रेशर्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, तो किसी कंटेनर के वॉल पर यह कैसे गैस एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, इसको समझना है। फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स, गैस के जो भी पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं ऑफ ए गैस हिट द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर, तो अपने कंटेनर की जो वॉल पर होती हैं हिट करते रहते हैं, टक्कर मारते रहते हैं कंटिन्यूसली।
एंड रैंडमली और अनियमित ढंग से। देयरफॉर सच रैंडम एंड erratic motions of a gas particles exert pressures on the wall of container। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि गैस के जो भी पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली रैंडमनेस वो सिलेंडर के अंदर कंटेनर के अंदर वो गति करते रहते हैं जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं कंटेनर की वॉल पर। ए वुडन टेबल्स शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। तो कोई वुडन टेबल है उसको हम सॉलिड कहते हैं। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। वुडन टेबल पार्टिकल्स आर क्विट रिजिड। तो जो भी वुडन टेबल्स हैं, लकड़ी का कोई भी टेबल्स है, उसमें जो भी पार्टिकल्स है वे क्विट रिजिड है, काफ़ी पास पास होते हैं, क्लोज पैक होते हैं, इसलिए वो रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। हैव ए फिक्स लोकेशन, और उनमें उनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है, एक जगह स्थिर होते हैं। एंड आल्सो पाजेज ए डेफिनिट शेप। इस तरीके से कहते हैं कि वुडन टेबल का एक निश्चित शेप होता है एंड उसकी एक निश्चित वॉल्यूम होती है। ड्यू टू ऑल दीज प्रॉपर्टीज वी शुड कॉल वुडन टेबल्स ए सॉलिड सब्सटेंस। तो इस बेस पर कह सकते हैं कि जो भी वुडन टेबल है वो एक सॉलिड सब्सटेंस है। अगला जो क्वेश्चन है, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर। हम एयर में अपने हाथ को बहुत ही आसानी से मूव करा सकते हैं। बट टू डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक्स ऑफ वुड वी नॉट टू ए कैरेट एक्सपर्ट। तो ये कह सकते हैं कि हम सॉलिड में अपने हाथ को आसानी से मूव नहीं करा सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए प्यारे बच्चों, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ए गैसियस एंड सिंस पार्टिकल्स ऑफ गैस फॉर ए पार्ट सो सेम इट्स टर्न टू एयर। यानी जो गैस होते हैं एयर होते हैं, कई प्रकार के गैसों का मिक्सचर होते हैं और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से एयर में हाथ को ईजिली मूव करा सकते हैं। देयरफॉर वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड्स इन एयर। बट ए सॉलिड ब्लॉक सॉलिड में ऐसे नहीं करा सकते हैं, वो ब्लॉक कर देगा, रोक देगा। ऑफ वुड इज हार्ड एंड रिजिड दैट इज रेजिस्ट एनी चेंजिंग। और उसमें वो कोई चेंज नहीं होने देगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स काफ़ी क्लोजली हैं, रिजिड हैं, फिक्स हैं। इसलिए लोकेशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स हैंस वी नीड ए कैरेट एक्सपर्ट्स इन केस ऑफ ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड। अतः हम किसी सॉलिड या किसी भी वुडन में हम अपने हाथ को इजीली मूव नहीं करा सकते हैं। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी। तो लिक्विड की जनरली लोअर डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड की कंपेयर में लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डैट आइस फ्लोट ऑन द वाटर, फाइंड आउट वाई। तो आप देखे होंगे कि हमेशा लिक्विड की कंपेयर में सॉलिड की डेंसिटी अधिक होती है, लेकिन यहाँ आइस की डेंसिटी लिक्विड से कम हो जाती है, वाटर से कम हो जाती है। रीज़न बताना है। व्हेन वाटर फ्रीजेज टू फॉर्म आइस, जब हम वाटर को फ्रीज कराकर आइस बनाते हैं, सम एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड। तो जब आइस बनता है, बर्फ़ बनता है, तो बर्फ़ के अंदर कुछ स्पेस क्रिएट हो जाते हैं, कुछ गैप आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय ढंग से अरेंज होते हैं। इस कारण बर्फ़ में पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप आने लगते हैं, कुछ स्पेस क्रिएट होने लगते हैं। एज ए रिजल्ट वॉल्यूम इंक्रीजेज फॉर सेम मास। इसलिए सेम मास के लिए वॉल्यूम इंक्रीज करने लगता है। मास उतना ही रहता है लेकिन वॉल्यूम उसका अधिक हो जाता है। In other words, the mass per unit volume or density of ice is lower than that of water and hence ice float over the water। तो अतः कह सकते हैं कि जो आइस है और लिक्विड की कंपेयर में यानी वाटर की कंपेयर में उसका डेंसिटी कम हो जाता है क्योंकि उसकी वॉल्यूम इंक्रीमेंट कर जाती है, बढ़ जाती है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल्स। 300 केल्विन को 300 केल्विन को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और 573 केल्विन को हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। इसके लिए कन्वर्जन का यूनिट हम बताए थे कि यहाँ केल्विन को हमें सेल्सियस में चेंज करना है। केल्विन बराबर 273 यानी 273 में अगर सेल्सियस को जोड़ देंगे तो हमारा केल्विन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें सेल्सियस में आंसर लाना है तो इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे सेल्सियस बराबर। तो केल्विन 273 को जब इसे इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा
अब ये दिया है केल्विन है इतना 300 केल्विन को में से 273 को माइनस कर देंगे तो 27 केल्विन सेल्सियस आ जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखेंगे प्यारे बच्चों की अगर केल्विन में टेम्परेचर लाना है तो 273 में सेल्सियस को जोड़ देंगे तो केल्विन प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपको सेल्सियस लाना है तो केल्विन में से 273 माइनस कर देना है, जैसे कि यहाँ तो 300 केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस हमारा सेल्सियस में प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही इतना केल्विन है तो केल्विन में से केल्विन है और केल्विन में से केल्विन की वैल्यू इतना दिया है, इसमें से 273 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर सेल्सियस में आ जाएगा। तो 573 में से हम 273 केल्विन माइनस कर देंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस हमें प्राप्त हो जाएगा। What is the physical state of water at 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 250 डिग्री सेल्सियस पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी। 100 डिग्री सेल्सियस द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। देयर फॉर एट 250 डिग्री सेल्सियस डेट इज एट ए हायर टेम्परेचर दैन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज गैसियस। तो हम कह सकते हैं कि इससे जब अधिक टेम्परेचर होगा तो वाटर जो होगा वो गैसियस के फॉर्म में होगा, वेपर के फॉर्म में होगा। 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट बोथ एज लिक्विड एज वेल एज गैस। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर पर वाटर है ना ये एग्जिस्ट कर सकता है लिक्विड की स्टेट में भी और गैस की भी स्टेट में। कुछ उसके पार्ट्स गैस की स्टेट में जाते रहते हैं, कुछ लिक्विड की स्टेट में पड़े रहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर है ना लिक्विड और गैस दोनों के फॉर्म में रहेगा, जबकि 250 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो होगा वो गैसियस के फॉर्म में रहेगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये है कि फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। कोई भी सब्सटेंस जब उसकी स्टेट चेंज हो रही होती है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ हीट और एनर्जी प्रोवाइडेड टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज यूटिलाइज्ड इन द ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स। तो कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है उसके मैटर के में जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब तक उसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ नहीं लेंगे पूर्ण रूप से तब तक उसकी एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगी, यानी उस मैटर की एनर्जी वह इतना ही पड़ी रहेगी। जब टोटली वह सब्सटेंस या पदार्थ जब अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा तभी उसकी टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। प्यारे बच्चों लिखा गया है कि ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट हीट और एनर्जी प्रोवाइडेड टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तब तक एनर्जी उसको देते रहते हैं जब यूटिलाइज होता रहता है ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, जब तक कि पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज हो जाता है। एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो जब तक पदार्थ की जो अवस्था होती है वो चेंज नहीं हो जाती है तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बर्फ़ का, तो बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। बर्फ़ को हीट करेंगे तो जो भी हीट हम देंगे तो जो भी बर्फ़ के यानी जो भी जल के अणुओं के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सारा हीट देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज होता रहेगा। यानी जो हीट देंगे वो बर्फ़ का 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर पड़ा रहेगा, और जो भी हीट देंगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज हो जाता है। यानी धीरे धीरे बर्फ़ जो होता है पिघलता रहता है। जब तक कि बर्फ़ पूर्ण रूप से पिघल नहीं जाएगा, वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। जैसे ही टोटली चेंज हो जाएगा लिक्विड में तब जाकर उसकी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ती है, 0 से 1 से 2 3 4 डिग्री सेल्सियस ऐसी बढ़ती जाती है। लास्ट जो क्वेश्चन है सजेस्ट मेथड्स टू क्वालिफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेस। अगर कोई एटमॉस्फेरिक गैसेस है तो उसको कैसे लिक्विफाई किया जा सकता है। इफ़ वी डिक्रीज टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं और इंक्रीज प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वी कैन लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो इस तरीके से हम गैस को लिक्विफाइड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों अगले वीडियो में हम लोग जो भी फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।